ये है 12th स्टैंडर्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स का लेक्चर और हम शुरू करने जा रहे हैं नया चैप्टर शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि एक इकोनॉमी शॉर्ट रन में इक्विलिब्रियम की कंडीशन में कब पहुंचती है। अभी तक जो हम एडीएस पढ़कर आए हैं ना, उसी को यूज़ करके हम शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम को अटेन करने की, उस तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के लिए दो शब्दों को समझना पड़ेगा कि शॉर्ट रन किसे कहा गया है और इक्विलिब्रियम किसे कहा गया। जैसे कि शॉर्ट रन को जनरली लोग कह देते हैं 1 साल का पीरियड, पर एक्चुअली अगर आप शॉर्ट रन का मतलब समझो ना, शॉर्ट रन में आप एक ऐसे टाइम पीरियड की बात कर रहे हो। वो 1 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकते हैं, 5 साल भी हो सकते हैं, 6 साल भी हो सकते हैं, लेकिन एक ऐसा टाइम पीरियड की बात है बेसिकली जहाँ पर बहुत मेजर चेंजेस नहीं आएंगे। जैसे कि अगर हम बात करें कि आपकी एक फैक्ट्री है ना, आपने अभी क्या किया, 10 लाख रुपए लगा के एक फैक्ट्री सेटअप कर लिया, मशीन्स आ गई, लेबर आ गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब अगर आपको इस फैक्ट्री में अपना आउटपुट इंक्रीज करना है तो आपके फैक्ट्री में जो पहले 5 बंदे काम कर रहे थे, अब आप 6 बंदों को ले आओगे। लेकिन आप अपनी आउटपुट इंक्रीज करने के लिए 1 साल के पीरियड में, 2 साल के पीरियड में ये नहीं सोचते हो कि आप एक फैक्ट्री नहीं लगा। बोलो किसको? अगर आप लॉजिकली अपना दिमाग लगा के सोचो कि कोई भी अगर एक नई फैक्ट्री सेटअप कर रहा है, वो 2 साल में सेकेंड फैक्ट्री सेटअप नहीं कर पाएगा या बहुत सारी नई मशीनरीज नहीं लेकर आ पाएगा। वो अपना आउटपुट कैसे बढ़ाएगा? फिर लेबर को एक्स्ट्रा रखकर। तो शॉर्ट रन एक ऐसे पीरियड को कहा गया है जहां पर आप बहुत बड़े चेंजेस नहीं कर सकते हो, जिसको हमारी बुक कह देगी कि टेक्नोलॉजी में कोई खासा चेंज नहीं आ रहा है। यानी कि जो भी इंक्रीमेंट होगा प्रोडक्शन में, वो किससे रिलेट करके होगा? एम्प्लॉयमेंट से। यानी कि एक ऐसा पीरियड कहा जाएगा शॉर्ट रन को जहां पर जो भी इंक्रीमेंट आ रहा है, प्रोडक्शन जो भी बेटर होगा, सप्लाई जितना भी बढ़ेगा, वो सिर्फ एम्प्लॉयमेंट की वजह से बढ़ेगा। जो कैपिटल होता है यानी कि मशीनरीज, टेक्नोलॉजी, इनमें कोई भी बदलाव नहीं आ रहा है, क्योंकि शॉर्ट रन में ये चीजें बदलना पॉसिबल नहीं। शॉर्ट रन समझ में आया कुछ? इक्विलिब्रियम का कैसे मतलब समझ रख सकते हैं? इक्विलिब्रियम होती है एक स्टेट ऑफ बैलेंस। जब दो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने वाली फोर्सेस बैलेंस आउट हो जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। इसका मैं हमेशा एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि आप सब्जियां लेने गए, सब्जी वाला आपको चीज़ महंगी से महंगी देना चाहता है, उसका फायदा महंगा बेचने में होगा, लेकिन आप चीज़ें सस्ती से सस्ती खरीदना चाहते हो क्योंकि आपका फायदा चीज़ सस्ती खरीदने पे होगा। जिस पॉइंट पे आप दोनों के दाम मिल जाते हैं, जितना आप देना चाहते हो, जितना वो लेना चाहते हैं, मिल जाते हैं, उस रेट पर आप चीज़ें खरीद लेते हो, वो चीज़ें बेच देता है। फोर्सेस बैलेंस हो गई। एक क्या कर रही थी? ऊपर जा रही थी। एक क्या कर रही थी? नीचे खींच रही थी। जिस पॉइंट पे दोनों फोर्सेस बैलेंस आउट हो जाती है, उसको हम क्या बोल देते हैं? इक्विलिब्रियम। एक आउटलुक फॉर्म कर पा रहे हो चैप्टर का? चलो बुक के हिसाब से देखिए क्या बोला है शॉर्ट रन में। शॉर्ट रन का मतलब बुक क्या समझा रही है कि एक ऐसा पीरियड जो इतना छोटा है कि टेक्नोलॉजी में कोई भी चेंज नहीं आ पाएगा। और क्या बोला है? अ पीरियड इन विच टेक्नोलॉजी डज नॉट अफेक्ट द डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट। जितना भी आउटपुट आप क्रिएट कर रहे हो, जितना भी आउटपुट एक इकोनॉमी क्रिएट कर रही है, उस पे टेक्नोलॉजी का अफेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि जो टेक्नोलॉजी पड़ी है वो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं देगी, नहीं। क्या बोलना चाह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी में बदलाव की वजह से आउटपुट इंक्रीज नहीं होगा। अगर टेक्नोलॉजी में बढ़ाव की वजह से नहीं, मतलब बढ़ाव को हमने कैंसल आउट कर दे कि टेक्नोलॉजी में चेंज नहीं आ रहा है, तो फिर जो आउटपुट इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है वो किस वजह से करेगा? थर्ड पॉइंट में बता रहे हैं, टेक्नोलॉजी रिमेनिंग कांस्टेंट, देयर इज 1-to-1 रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। यानी कि आउटपुट किसकी वजह से बढ़ेगा घटेगा? एम्प्लॉयमेंट की वजह से। टेक्नोलॉजी क्या है? कांस्टेंट है। ऐसे ही पीरियड को क्या बोला जा रहा है? शॉर्ट रन बोला जा रहा है। देखो लॉन्ग रन में चीजें बदल सकती है ना। आज से 10 साल बाद क्या पता एआई इतना ज्यादा बेटर टेक्नोलॉजी आ जाए या इतनी बढ़िया चीजें आ जाए कि जो प्रोडक्शन ह्यूमन 1 दिन लगा के करता है वो 1 घंटे में कर दे। किसको बात समझ में आ रही है? तो जो आउटपुट बढ़ेगा वो बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। इसीलिए अभी स्टडी करने के लिए कि हम 1 साल 2 साल एक छोटे रन में जब स्टडी कर रहे हैं, तब हम उसे क्या बोल देते हैं कि टेक्नोलॉजी को भाई कांस्टेंट मान लो। यहाँ पे मान लो कि अभी टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो आउटपुट जो भी बदलेगा किसकी वजह से बदलेगा? एम्प्लॉयमेंट की वजह से बदलेगा। बोलो शॉर्ट रन का मतलब हमें समझ आ रहा है? शॉर्ट रन को हम इकोनॉमिक्स में कैसे डिफाइन कर रहे हैं, क्लियर हो रहा है? इक्विलिब्रियम क्या बोल रहा है? देखो इक्विलिब्रियम बोल रहा है
कि जब दो ऑपोजिट फोर्सेस बैलेंस आउट होंगी, यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम किसे बोलेंगे, जब AD और AS क्या हो जाएगी, बैलेंस आउट हो जाएगी। बोलो किसको बात समझ में आ रही, कि जो डिमांड करने वाले लोग डिमांड करना चाह रहे हैं, जो सप्लाई करने वाले लोग सप्लाई करना चाह रहे हैं, वो दोनों चीजें जब इकोनॉमी में सेम हो जाएगी तब आप इक्विलिब्रियम अटेन कर लोगे। बोलो बात समझ में आ रही है। अच्छा, यहाँ पे इतनी जो चीजें लिखी हुई हैं इस पे कंफ्यूज नहीं होना, ये AD/AS को ही इक्वल किया हुआ है, बस अलग अलग तरीकों को यूज करके। देखो अभी समझ लेते हैं क्या बात की हुई है। सबसे पहले तो यही बोला है AS और AD इक्वल हो जाएगा, हाँ या ना। पिछले चैप्टर में हम पढ़कर आए हैं AS और Y इक्वल होता है। रीजन क्या था इसका, जितना भी सप्लाई क्रिएट हो रहा है उसको क्रिएट करने के लिए किसकी सर्विसेज यूज हो रही है, हाउस होल्ड की, तो उनको पे किया जाएगा, हाँ या ना। बोलो जो भी सप्लाई क्रिएट होगा उसका जो भी फ्रूट है, जो भी इनकम है, वो कहाँ जाएगा, हाउस होल्ड के पास जाएगा। क्या बनकर जाएगा, इनकम बन के जाएगा। थ्री सेक्टर इकोनॉमी बोल रही हूँ। सर्कुलर फ्लो याद करो, सर्कुलर फ्लो में क्या हो रहा था, जितना भी प्रोडक्ट बन रहा था वो इनकम बन जाती थी फिर हाउस होल्ड के लिए। हाउस होल्ड इस इनकम को क्या कर देते थे, खर्चे में बदल देते थे। खर्चा किन चीजों पे करते थे, उन्हीं प्रोडक्ट्स पे करते थे। यही रीजन था कि हमने क्या बोला था कि जो हमारी इनकम है और जो हमारी सप्लाई है वो क्या होगी, आपस में बराबर होगी। बोलो बात समझ में आ रही है, हाँ या ना। AS में हमने इस चीज को अच्छे से समझा है, बोलो ये चीज हमें समझ में आ रही है। इस वजह से क्योंकि AS Y के इक्वल है, मैं इसको और इसको यूज करके ऐसे लिख सकती हूँ कि Y और AD भी आपस में इक्वल है। बोलो कोई दिक्कत है, AS को रिप्लेस कर दिया Y से, क्या दिक्कत है, बोलो बात समझ में आ रही है। अच्छा, अगर Y और AD इक्वल है तो I और S यानी इन्वेस्टमेंट और सेविंग भी इक्वल होंगे। क्यों भाई, ऐसा क्यों, देखो अभी समझाते हैं। रीजन क्या दिया है हमने बोला है AD और Y इक्वल होगा इक्विलिब्रियम पे, हाँ या ना, ये बात हमने बोल दी। बोलो तो AD को मैं कैसे लिख सकती हूँ, AD मेरा क्या होता है, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। याद करो जब हमने एग्रीगेट डिमांड पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था कि एक इकोनॉमी में, टू सेक्टर इकोनॉमी की बात थी, ये इक्विलिब्रियम में हम टू सेक्टर इकोनॉमी में पढ़ रहे हैं कि एक इकोनॉमी में कितना कंजम्पशन हो रहा है, कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है। जब मैं उसको साथ में जोड़ती हूँ तो मेरा क्या बनता है, एग्रीगेट डिमांड बनता है। एक्चुअल कंजम्पशन या एक्चुअल इन्वेस्टमेंट की जगह हम किस चीज की बात कर रहे हैं, प्लान्ड कंजम्पशन, प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। तो AD क्या आ जाता है हमारे पास, प्लान्ड डिमांड आ जाती है। बोलो बात समझ में आ रही है, हाँ या ना। अच्छा, Y किसके इक्वल होता है, ये भी हमने पढ़ा था जब हम कंजम्पशन फंक्शन सेविंग फंक्शन समझ रहे थे। Y होता है कंजम्पशन और सेविंग के इक्वल। क्या मतलब है कि जो भी इनकम होता है या तो उसे खर्चा करने के लिए यूज कर दिया जाता है या फिर उसे सेव कर लिया जाता है। अच्छा, इन दोनों को जब मैं साथ में देखती हूँ, क्या लिखा हुआ है, C+I लिखा हुआ है और लिखा हुआ है C+S। ये किसकी वैल्यू है, AD की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है, Y की वैल्यू। मेरे को पता है ये इक्वल है, हाँ या ना। इक्विलिब्रियम पे ये भी इक्वल हो जाएंगे, हाँ या ना। C यहाँ भी है, C यहाँ भी है, कैंसल हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है। इससे हमें क्या पता चला, जो हमारा I है, जो हमारा S है, वो आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे जब इकोनॉमी किसमें है, इक्विलिब्रियम। बोलो बात समझ में आ रही है, हाँ या ना। इक्विलिब्रियम समझ में आया। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में हम कैसे चीजें देख रहे हैं, बिल्कुल समझ में आ रहा है, हाँ या ना। बोलो इतनी बात क्लियर हो रही है। सिंपल सा चैप्टर है, जो चीजें आप पढ़कर आए हो ना, बस उन्हीं को हम साथ में पुटअप करके देख रहे हैं, राइट। चलो आगे बढ़े, यानी कि अब हम इक्विलिब्रियम को ड्रॉ करके देखें कि कैसे होगा। सबसे पहले हम यूज करेंगे, देखो यहाँ से हमें अगर बात समझो तो दो अप्रोचेस आ गई हमारे पास। एक तो AD/AS अप्रोच आ गई और एक इन्वेस्टमेंट और सेविंग अप्रोच आ गई। या तो इन्हें इक्वल प्रूफ करें या इन्हें इक्वल प्रूफ करें तो हम अपना इक्विलिब्रियम का ग्राफ प्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, AS/AD अप्रोच को ग्राफिकली पुट करते हैं। बोलो AS फंक्शन में हमारा क्या मतलब है कि सप्लाई का, हमारी जो एग्रीगेट सप्लाई है उसका कैसा रिस्पॉन्स होगा डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम्स को लेके। अगर मेरी इनकम 10 है
तो मेरी एएस कितनी होगी? इनकम 20 है तो एएस कितनी होगी? इनकम 30 है तो एएस कितनी होगी? बोलो बात समझ में आ रही है? हमें क्या पता है कि जो हमारा इनकम है और हमारा एएस है वो क्या होता है? इक्वल होता है, हाँ या ना? क्योंकि जितना प्रोडक्ट प्लान करेंगे उतना ही इकोनॉमी में क्या हो जाएगा? इनकम भी क्रिएट होगा। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो 10 पे एएस कितना हो गया? 20 पे कितना हो गया? 30 पे कितना हो गया? ग्राफ पे प्लॉट करें। यहाँ पे क्या है? हमारा एग्रीगेट सप्लाई, यहाँ पे क्या है? इनकम। इनकम 10 है, एएस भी 10 है। इनकम 20 हुआ, एएस भी 20 हो गया। इनकम 30 हुआ, एएस भी 30 हो गया। ग्राफ कैसा बनेगा? बोलो बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? इसे हम क्या बोल देंगे? ये हमारा एएस का लाइन है, एग्रीगेट सप्लाई का लाइन है। ये लाइन हमारा बनता है ओरिजिन से 45 डिग्री पे। बोलो बात समझ में आ रही है? इसके बारे में अगर आप और समझना चाहते हो कि एएस का ग्राफ हमारा 45 डिग्री पे क्यों बन रहा है या ऐसा शेप क्यों है, रिलेशंस क्या हैं, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्योंकि ग्राफ अपवर्ड स्लोपिंग है, दोनों चीज़ें एक्स एक्सेस वाले भी और वाई एक्सेस वाले भी साथ साथ में बढ़ रही हैं, साथ साथ में ही घटेंगी, तो हम ऐसे ग्राफ को बोल देते कि पॉजिटिव रिलेशन वाला ग्राफ। एएस और वाई के बीच में एक पॉजिटिव रिलेशन ऑब्जर्व किया जाए। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि अगर आप इस टॉपिक के बारे में और जानना चाहते हो तो मैं सजेस्ट करूंगी कि जो हमारा एएस एडी वाला वीडियो है वो भी आप अच्छे से देखें। राइट, एएस हमें समझ आ गया कैसा दिखेगा, हाँ या ना? बोलो किसको बात समझ में आ रही है? अच्छा, इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के लिए हमें क्या चाहिए? एडी भी चाहिए। अच्छा, एडी का ग्राफ किससे बनेगा? एक तो सी फंक्शन और आई फंक्शन को जोड़ के बनेगा। हमें पता है कि जो भी हमारा क्या है, अच्छा यहाँ पे हम क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर ले 1 मिनट एडी का पहले। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या हमें बनाना है? एक तो हमें सी फंक्शन का ग्राफ बनाना है और एक हमें आई फंक्शन का ग्राफ। हमारे सिलेबस के हिसाब से हम मान के चलते हैं कि हमारा एक कांस्टेंट लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, इसको हम नाम देते हैं ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। यानी कि फिलहाल हम इन्वेस्टमेंट के बिहेवियर को ना स्टडी करके हम मान के चल रहे हैं कि इकोनॉमी में एक कांस्टेंट लेवल, अगर 20 है, कांस्टेंट लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या कर रहा है? एग्जिस्ट कर रहा है। कंजम्पशन का डायग्राम कैसे बनेगा? कंजम्पशन का डायग्राम कभी भी ओरिजिन से शुरू नहीं होगा। कंजम्पशन की लाइन हमेशा किसी ऊपर वाले पॉइंट से शुरू होगी। रीजन कि मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं होगा। इवन अगर इनकम जीरो है तब भी कंजम्पशन जीरो नहीं होगा। रीजन क्या है इस बात का? आप कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करोगे ही अपनी डे टू डे लाइफ को गुजारने के लिए। अगर इनकम नहीं भी है तब भी खाना पीना कुछ तो कंज्यूम करोगे ही करोगे, चाहे अपनी सेविंग्स को यूज़ करके करो, बोरो करके करो, पर कंजम्पशन होगा ही होगा। ऐसी कंजम्पशन की वैल्यू को क्या बोला जाता है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ठीक है, जैसे हम बोल देते हैं कि कांस्टेंट लेवल ऑफ कंजम्पशन तो है ही है, वैसे ही कांस्टेंट लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है ही है उसको हमने क्या नाम दिया? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ये मेरा किस चीज़ का लाइन है? आई का लाइन है। ये मेरा किस चीज़ का लाइन है? सी का लाइन। इन दोनों की वैल्यूज को जब मैं एडअप कर देती हूँ, सी प्लस आई कर देती हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाता है? ए डी का लाइन आ जाता है। बोलो किसको बात समझ में आ रही है? अगर हम मान लेते कि 20 था, आई कितना है? 20 है। सारी लाइन कितने पे बनी हुई है? 20 इन्वेस्टमेंट हमें शो कर रही है। तो यानी कि सी के हर पॉइंट से एडी कितना दूर होगा? बोलो किसको ये बात समझ में आई है? दिमाग लगाओ ना कि एक्चुअली ऐड कितना हुआ है। सी के हर पॉइंट में सेम इन्वेस्टमेंट ऐड हो रही है ना, जो कि कितनी है? 20 है। तो एडी क्या हो जाएगा? सी से 20 पॉइंट्स ऊपर बन जाएगा। बोलो किसको बात समझ में आ रही? अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10 होती तो सी से एडी कितना ऊपर बनता? 10 पॉइंट ऊपर बन जाता। बोलो बात समझ में आ रही है ना? देखो सी प्लस आई हो रहा है ना, आई की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 20 है, तो सी में हमेशा प्लस कितना हो रहा है? 20 हो रहा है। सिंपल सी तो बात है। बोलो एडी समझ में आ रहा है कि एडी फंक्शन कैसे ड्रॉ करोगे? देखो पेपर में अगर हमें आ जाता है कि इक्विलिब्रियम फाइंड करके बताओ तो हम लोग इसको कैसे जवाब देंगे? हम लोग पहले एएस फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, फिर हम एडी फंक्शन बनाएंगे। एडी फंक्शन में हमें सी फंक्शन भी बताना पड़ेगा और
आई फंक्शन भी बताना पड़ेगा। उसके बाद हमें अपना एडी फंक्शन मिल गया, हाँ या ना बोलो। जब हमें एडी फंक्शन मिल गया और एएस फंक्शन मिल गया तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को फिर एक साथ बनाएंगे और फिर हमें क्या मिल जाएगा, हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट मिल जाएगा। कैसे मिलेगा देखो, अभी बनाते हैं, अभी फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या बनाना है, एएस का लाइन बनाना है। एएस का लाइन मुझे क्या पता है 45 डिग्री पे बनेगा, हाँ या ना। एएस इज इक्वल्स टू इनकम, बोलो बात समझ में आ रही है, हाँ या ना। फिर मुझे क्या बनाना है, मेरे को पता है कि मेरा कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट है एंड कुछ ना कुछ कंजम्पशन है, बोलो बात समझ में आ रही है, हाँ या ना। इन दोनों के ऊपर मेरा क्या लाए करेगा, इन दोनों को ऐड करके मेरा क्या बनेगा, कुछ ना कुछ एडी बनेगा। ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ जाएगी हमारे पास। इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, एडी, बोलो बात समझ में आ रही है। जिस पॉइंट पे मेरा एएस और एडी क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट कर जाता है एक दूसरे को, ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है रेड डॉट में, ये मेरा क्या होगा, रेड से अगर हमें ना दिखे कलर चेंज कर लेते हैं, ये हमारा क्या होगा, इक्विलिब्रियम। क्योंकि जहां भी दो ग्राफ्स इंटरसेक्ट करते हैं उनके पॉइंट्स क्या होने वाले हैं, सेम होने वाले हैं, हाँ या ना बोलो। जितनी एएस की वैल्यू होगी उतनी ही एडी की वैल्यू होगी इस पॉइंट पे, हाँ या ना। तो ये हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, यानी कि ऐसा पॉइंट है जहां पे एडी और एएस क्या है, आपस में इक्वल है। बोलो इसको बात समझ में आ रही, सिंपल सा टॉपिक है, बोलो बिल्कुल क्लियर हो गया, हाँ या ना। एडीएस अप्रोच कैसे फंक्शन करेगी, क्लियर हो गया, बोलो। अच्छा ये तो हमने बात कर ली कि अगर हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है तो ऐसी दिखेगी। व्हाट इफ अगर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे नहीं है तो, हाँ जिस पॉइंट पे एडी और एएस इक्वल नहीं है उस पॉइंट पे इकोनॉमी का क्या सिचुएशन है, उस पॉइंट की इकोनॉमी के लिए हम क्या कमेंट कर सकते हैं ये भी समझ लेते हैं। जब हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में नहीं है वहां पे दो सिचुएशंस बन सकती, या तो एएस एडी से ज़्यादा होगा या फिर एएस एडी से कम होगा, दो ही सिचुएशंस बनती हैं। एएस एडी को ही हम स्टडी कर रहे हैं ना, या तो एएस ज़्यादा होगा एडी से या फिर एएस एडी से कम होगा, बोलो सिंपल सी बात है, हाँ या ना। तो इन सिचुएशंस पे अगर हमें कमेंट करने को बोला जाए तो आप यहाँ से क्या बिहेवियर समझ सकते हो, क्या समझ सकते हो इकोनॉमी के बारे में, इस सिचुएशन को करेक्ट कैसे कर सकते हो, ऐसे सवाल हमसे पूछे जा सकते हो। दिमाग लगाएंगे, कैसे जवाब दे सकते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है यहाँ से। अगर एएस ज़्यादा है एडी कम है, यानी कि हमारा जो प्लान्ड इकोनॉमी में हमने सोचा है कि हम सप्लाई करेंगे वो क्या है, ज़्यादा है, और प्लान्ड एक्सपेंडिचर जो लोगों ने खर्चा प्लान किया है वो क्या है, कम है, आया ना। बोलो किसको बात समझ में आ रही है। अगर इकोनॉमी में ये सिचुएशन जेनरेट होगा तो यानी कि जो सप्लाई है, यानी कि जो गुड्स का स्टॉक है वो बढ़ा होगा, लोग उतना डिमांड नहीं करेंगे, तो जो प्रोड्यूसर्स है उनके पास अनसोल्ड गुड्स क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे, हाँ या ना। देखो कंफ्यूज मत हो, सिंपल सी बात अपने दिमाग में एग्जाम्पल से समझो। क्या बोला है कि प्लान्ड सप्लाई ज़्यादा है, प्लान्ड डिमांड कम है। अब अपने दिमाग में क्या करो, दो ग्रुप्स पर डिमांड का ग्रुप क्रिएट कर लो कि जो लोग मांग रहे हैं। अपने दिमाग में एक सिंपल सी सब्जी की रेडी लगाओ, ठीक है। मैक्रो समझ रहे हैं, माइक्रो से उसको समझने की कोशिश करो। एक बहुत मिनिएचर एग्जाम्पल, सब्जी की रेडी लगाओ, हाँ या ना। सब्जी वाले ने सोचा है, प्लान किया है कि मैं आज 100 टमाटर बेच दूंगा। जो डिमांड करने वाले, जिस कॉलोनी में वो जाता है, उन लोगों का प्लान अगर हम चेक करते तो उन लोगों का प्लान है 80 टमाटर खरीदने का। बोलो किसको बात समझ में आ रही है, हाँ या ना। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि सप्लायर ने ज़्यादा प्लान कर रखा है और डिमांड करने वाले कम डिमांड प्लान कर रहे हैं, हाँ या ना। बोलो किसको बात समझ में आ रही है। तो इस केस में सब्जी वाले के पास 20 टमाटर बचेंगे या नहीं बचेंगे, हाँ या ना। यानी कि अगर ये सिचुएशन है तो हमारी इकोनॉमी में भी अनसोल्ड गुड्स बचेंगे या नहीं बचेंगे, बच गए। बोलो अब अगले दिन, अगली बार जब इन्वेंट्री प्लान होगी तो जो सप्लायर्स है वो क्या करेंगे,
कम सप्लाई प्लान करेंगे क्योंकि उनके पास ऑलरेडी सामान बचा पड़ा है, सब्जी वाले के पास ऑलरेडी 20 टमाटर पड़े हैं, तो इस बार वो कम टमाटर खरीदेगा। बोलो किसको बात समझ में आ रही? तो एएस को हमारे क्या करेंगे, जो इकोनॉमी के सप्लायर्स है वो एएस को क्या करेंगे, गिरा देंगे, प्लांट सप्लाई को। हाँ या ना? जब एएस गिरेगा तो वो एंड ऑफ द डे क्या हो जाएगा, एडी के इक्वल आ जाएगा। एडजस्टमेंट हो गया। बोलो किसको बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? अच्छा अगर उल्टा हो, अगर सप्लाई कम हो, डिमांड करने वाले लोग क्या हो, ज़्यादा हो, टमाटर 200 मांगे जा रहे हैं, आ 100 ही रहे हैं। बोलो किसको बात समझ में आ रही है? उस सिचुएशन को हम करेक्ट कैसे करेंगे? बोलो किसको बात समझ में आ रही? कैसे करेक्ट करेंगे? अगली बार प्रोडक्शन ज़्यादा प्लान करेंगे। हाँ या ना? जब प्रोडक्शन ज़्यादा प्लान होगा तो एएस की वैल्यू कुछ ना कुछ बढ़ेगी। हाँ या ना? एएस की वैल्यू बढ़ गई तो फिर वो एडी के इक्वल आ जाएगा। बोलो किसको बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? हम क्या देखो, यहाँ पर ये मॉडल्स एडजस्ट हो पा रहे हैं क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि जो हमारी सप्लाई है ना उसको हम इकोनॉमी में बढ़ा घटा सकते हैं। हमारी इकोनॉमी में एक एक्सेस कैपेसिटी का सिचुएशन एग्जिस्ट कर रहा है, जिसके बारे में हमने फिर एएस एडी मॉडल जब हमने डिस्कस किए हैं कि एएस कैसे काम करता है, एडी कैसे काम करता है, उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं कि हम जो भी ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के मॉडल्स हैं, यहाँ पे हम मान के चल रहे कि इकोनॉमी में एक्सेस कैपेसिटी है, यानी कि अभी भी अनयूज्ड रिसोर्सेज पड़े, तो अगर सप्लाई बढ़ाने की जरूरत पड़ी तो आप उन अनयूज्ड रिसोर्सेज को काम पे लगाओगे एंड सप्लाई इंक्रीज कर दोगे। बोलो कुछ बात समझ में आ रही है? कि दो सिचुएशंस जब हम लोग इक्विलिब्रियम पे नहीं हैं उसमें हम इक्विलिब्रियम पे कैसे पहुंच सकते हैं। बोलो बात समझ में आ गई? हाँ या ना? एडीएस अप्रोच हमें क्लियर हो रहा है? चलो फिर नेक्स्ट अप्रोच की भी बात कर लेते हैं। सिमिलर सा ही क्या आ जाएगा हमारे पास, एस एंड आई अप्रोच आएगा। चलो अब ये आप मेरे साथ साथ करो कि सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच कैसे काम करेगा। सबसे पहले हम क्या ड्रॉ कर लेंगे, एस फंक्शन ड्रॉ कर लेंगे। एस फंक्शन में हम क्या दिखाना चाहते हैं कि डिफरेंट इनकम लेवल को हमारी सेविंग्स कैसे रिस्पॉन्ड करती है। हाँ या ना? तो जब हमारा इनकम लेवल क्या है, 0 है, तब हमारा कंजम्पशन कुछ ना कुछ होगा या नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। तो वो कंज्यूम करने के पैसे कहाँ से आएंगे, सेविंग में से आएंगे। बोलो किसको बात समझ में आ रही है? जो हमारी सेविंग्स को क्या कर देगा, नेगेटिव कर देगा। फिर इनकम कुछ ना कुछ बढ़ गई, कंजम्पशन भी क्या हुई, कुछ ना कुछ बढ़ गई। बोलो इस केस में हमारी सेविंग्स क्या हो गई, 0, क्योंकि जितना भी इनकम आ रहा है उतना उतना कंज्यूम हो गया। बोलो बात समझ में आ रही है? उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, इनकम हमारी क्या हो गई, और बढ़ गई। कंजम्पशन हमारी, लो थोड़ा ज़्यादा बढ़ा लेते हैं इसे, इनकम हमारी और बढ़ गई, कंजम्पशन भी हमारी बढ़ गई। तो बाकी हम क्या देखते हैं, इनकम 60 है, खर्चा 40 क्या, 20 क्या हो गए, 20 क्या हो गए, सेव हो गए। बोलो बात समझ में आ रही है? इसी ग्राफ को अगर मैं प्लॉट करूं इनकम को और सेविंग को, तो मेरा ग्राफ कैसा दिखेगा? देखो यहाँ पे सेविंग प्लॉट करना और यहाँ पे इनकम। इनकम 0 है, हाँ या ना? उस टाइम मेरी सेविंग्स कितनी है, -20। बोलो किसको बात समझ में आ रही है? जब सेविंग्स कितनी हुई, 30 हो गई, तब मेरी सेविंग्स कितनी है? जब इनकम 30 हुई तब मेरी सेविंग्स कितनी है? इनकम 30, सेविंग्स कितनी है भाई, 0 है सेविंग्स। बोलो किसको बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? उसके बाद मैं क्या नोटिस कर रही हूँ कि मेरी सेविंग्स क्या हो चुकी हैं, पॉजिटिव हो चुकी है। बोलो किसको बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? कुछ क्लियर हो रहा है? अच्छा इस ग्राफ को हम साथ साथ ड्रॉ कर लें। चलो ये हमारा सेविंग का ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये हमारा नेगेटिव रीजन से शुरू होगा, यहाँ पर हमारी सेविंग्स 0 होंगी, उसके बाद कुछ ना कुछ सेविंग्स का पॉजिटिव लेवल हो सकता है। इन्वेस्टमेंट हम क्या पढ़कर आए हैं, सेविंग्स का ग्राफ समझ में आ गया। इन्वेस्टमेंट हम क्या पढ़कर आए हैं, इन्वेस्टमेंट आय फंक्शन हमारा कैसे दिखेगा, इन्वेस्टमेंट हमारी हमेशा क्या होने वाली है, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ऑटोनॉमस होने वाली, यानी कि हम मानकर चल रहे हैं कि हमारा एक कांस्टेंट लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट एग्जिस्ट करेगा। क्या बोल रहे हैं इसको, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। बोलो किसको बात समझ में आ रही है कि 20 है तो डिफरेंट इनकम लेवल्स के अगेंस्ट भी क्या रहने वाला है, 20 ही रहने वाला है। बोलो बात समझ में आ गई, हाँ या ना?
तो जब हम एस एंड आई को यूज करके इक्विलिब्रियम तक पहुंचना चाहेंगे तो हमारे ग्राफ्स कैसे दिखेंगे? दोनों ग्राफ्स को भी एक साथ बनाएंगे, जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर गए वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो जाएगा। देखो अभी ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? एस, ये हमारी क्या बन गई है? एस लाइन, हाँ या ना? हमें पता है कि इन्वेस्टमेंट क्या है? कांस्टेंट लेवल एग्जिस्ट कर रहा है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का, जिस पॉइंट पे दोनों ग्राफ्स क्या किए? इंटरसेक्ट किए। ये हमारा क्या है? इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, जहां पे एस एंड आई इक्वल है और साथ ही एडी और एएस भी इक्वल है। बोलो किसको बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? बोलो। जितना भी इकोनॉमी में सेविंग हो रहा है, सारा का सारा आप क्या कर दे रहे हो? इन्वेस्ट कर। बोलो बात समझ में आ रही है? अच्छा, फिर अगर हम लोग इक्विलिब्रियम पे ना हो तो दो सिचुएशंस क्या बनेंगी जब हम लोग इक्विलिब्रियम पे नहीं है? या तो हमारी सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा होगी या तो हमारी सेविंग इन्वेस्टमेंट से कम होगी। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तब हम इक्विलिब्रियम में, हाँ या ना? अच्छा, तो इनको बताने के लिए कि आप इन्हें एडजस्ट कैसे करोगे, एक्चुअली आप चेंजेस एडीएएस में करोगे। आपका एएस ही क्या करता है? चेंज करता है एंड ऑफ द डे कोई भी टाइप का इफेक्ट लाने के लिए, इनको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए। तो हमें वही देखना है कि हम एडीएएस पे इसके इम्पैक्ट को स्टडी करके हम रिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे। देखो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, यहाँ पे आपको क्या बोला हुआ है कि आपका जो सेविंग है वो हाई है, हाँ या ना? ये बात बोली गई है। अगर सेविंग्स ज़्यादा कर रहे हैं लोग, मतलब कंजम्पशन कम हो रहा है, यानी इकोनॉमी में जो ओवरऑल एक्सपेंडिचर खर्चा हो रहा है वो कम हो रहा है, हाँ या ना? किसको ये बात समझ में आ रही है? अगर खर्चा कम हो रहा है यानी कि जो हमारी एडी की वैल्यू है वो कम होगी एएस की वैल्यू से। अगर खर्चा, जो प्लान्ड खर्चा है, उसकी वैल्यू रिड्यूस हो रही है एग्रीगेट सप्लाई से, तो इस सिचुएशन में क्या होगा? हमारे पास इनवॉलेंट्री स्टॉक इकट्ठा होने लग जाएगा, हाँ या ना? तो जो सप्लायर्स है वो क्या करेंगे? सप्लाई को गिरा देंगे, हाँ या ना? वो बोलेंगे कम सप्लाई करो, ऑलरेडी सामान पड़ा हो। अगर सप्लाई का कट ऑफ होगा तो इनकम का भी क्या होगा? कट ऑफ होगा। सप्लाई कम होगा तो इनकम भी कम होगी। सप्लाई और इनकम के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशन था। सप्लाई कम होगी तो इनकम भी कम होगी। अच्छा, इनकम जाती कहाँ कहाँ है? एक तो कंजम्पशन में जाती है, एक सेविंग में जाती है। अगर इनकम घटी तो ये दोनों भी क्या होने वाले? घटने वाले, हाँ या ना? अगर सेविंग की वैल्यू कम हो गई तो वो किसके बराबर हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाएगा। अभी सेविंग ज़्यादा है, फिर सेविंग कम हो जाएगी तो इन्वेस्टमेंट के बराबर आ गया, हाँ या ना? इक्विलिब्रियम में आ गया, हाँ या ना? सिचुएशन करेक्ट हो गई। बोलो बात समझ में आ गई, हाँ या ना? नहीं समझ में आई, वीडियो बैक करो, फिर से देखो एक बार, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट समझे? अगर सेविंग्स कम है यानी कि कंजम्पशन क्या हो रहा है? बहुत ज़्यादा हो रहा है। डिमांड क्या हो रही है? बहुत ज़्यादा हो रही है, हाँ या ना? यानी एडी क्या है? ज़्यादा है एएस से, यानी कि प्लान्ड सप्लाई उतना नहीं है जितना लोग डिमांड कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? सप्लाई इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। जब सप्लाई इंक्रीज होगा तो इनकम भी क्या हो गई? इंक्रीज होगी, हाँ या ना? क्योंकि एएस और वाई के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है, दोनों साथ साथ बढ़ते हैं, साथ साथ घटते हैं। इनकम बढ़ी, इनकम कहाँ कहाँ जाती है? कंजम्पशन में और सेविंग में। तो ये भी क्या करेंगे? बोलो किसको बात समझ में आ रही? तो सेविंग्स जो हमारी है वो क्या कर जाएगी? राइज कर जाएगी, हाँ या ना? राइज कर जाएगी तो किसके बराबर हो जाएगी? इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाएगी, क्योंकि अब तो इन्वेस्टमेंट से कम थी, बढ़ने के बाद क्या हो जाएगी? इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाएगी। गलत सिचुएशन से हम सही सिचुएशन तक पहुंच गए, नॉट इन इक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम तक पहुंच गए, हाँ या ना? बोलो किसको बात समझ में आ रही? सिंपल सा चैप्टर है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम का। होपफुली आज हमें इक्विलिब्रियम शॉर्ट रन में हम कैसे अटेन कर सकते हैं समझ आया होगा, दोनों अप्रोचेस समझ आई होंगी। इसी चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या जो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो शिफ्ट कर सकता है, हमारा इक्विलिब्रियम मूव कर सकता है, और फिर हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की।
इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी नए लेक्चर्स के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, कीप लर्निंग।